चरक सूत्र 26 पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। तो रस वाला प्रकरण हम लोगों ने पढ़ लिया था, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में इसको बता चुके थे 6 15 20 15 6 1 कैसे होता है ना। ये हम लोग चर्चा कर चुके थे। इसके बाद हमने आपको ये बताया था, परादि गुण भी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। परादि गुण हम लगभग बता चुके थे आपको। इसके बाद रसों में महाभूत, ये भी बात हो चुकी थी। शारंगर का, सुश्रुत का और नागार्जुन का, आज का अर्जुन चैथा हम आपको बताए थे प्रीवियस लेक्चर में, जितना नहीं क्लास किया था यूट्यूब लेक्चर पढ़ा हुआ है, देख लीजिएगा। फिर ये विभिन्न रसों के कर्म क्या होते हैं और अति सेवन से क्या होता है, ये भी हम लोग पढ़ चुके थे। एक बार यहाँ से क्विक रिवीजन करना है हम लोग को। तो फिलहाल पहले मधुर रस में देखिएगा, सप्त धातु हम लोगों ने देखा था कि वर्धन करेगा, ओज का भी वर्धन करेगा। और कौन सा रस शोषण कर रहा था धातुओं का? हम्म कटु रस। कटु रस। इसके बाद षड इंद्रिय प्रसादन है। एक बार इंद्रिय और आया था तो हमने बताया था प्रसाद मधुर होता है। इंद्रियों के बारे में एक जगह और आया है, प्रीरण जीवन। अम्ल रस में हाँ, अम्ल रस में इंद्रियाणी क्या था? इंद्रियाणी दृढ़ीकरोति। सर दृढ़ीकरोति। ठीक है। और इसमें छीण छत ये छीत नहीं, छीण छत संधान कर होगा। छीण छत संधान कर दाह मूर्छा प्रशमन करेगा। और त्वचा के लिए, केश के लिए, कंठ के लिए हितकारी है, बल्य है। और बताया था कि मीठा जहाँ रहेगा वहाँ चींटी लगती है। और ये सब चीज़ें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। इसके अति सेवन से हमने बताया था कफज व्याधियाँ हो जाएंगी, इसमें श्वास प्रास प्रतिशाय और शोथ वाली जितनी चीज़ें हैं, गलगंड गंडमाला, ये सभी चीज़ें। और अग्नि तो दुर्बल होता ही है कफ को बढ़ने पर, अति स्वप्न नींद बहुत आती है। फिर इसके बाद अगला रस था अम्लरस। देह में बृंहण करेगा, ऊर्जयति प्रेरणयति, हृदय को तर्पण करेगा, मन को बोधन, मनोबोधयति हृदय तर्पयति, है ना। भक्तम रोचयति अग्नि दीपयति, अम्ल में पित्त होगा तो अग्नि को दीपित करेगा ये, ठीक है ना। बलम वर्धयति, भुक्तम अपकर्षयति, ये इंपॉर्टेंट है, भोजन को नीचे की तरफ खींच के ले जाने का कार्य करता है। क्लेदन करेगा, जारण यानी पाचन करेगा। आस्य अस्त्र श्राव, आस्य से श्राव होगा, मुख से श्राव कराता है। और इसमें हम लोगों ने पढ़ा था अम्ल रस में रक्त को दूषित करेगा, बहुत अधिक सेवन किया जाएगा तो रक्त को दूषित करेगा। और साथ ही साथ एक चीज और है, दांतों में हर्ष उत्पन्न करेगा, है ना। और मांस में दाह और काय में शिथिलता। उसी तरीके से लवण रस के अति सेवन से क्या बात किए थे? रक्तवर्धन। और ये पूछा भी जा चुका है, बात किए थे हम लोग, ठीक है। लवण रस के अति सेवन से क्या करेगा? रक्त का वर्धन करता है। याद करने का तरीका बताया था। वैसे लवण रस से क्या होता है? बीपी बढ़ता है, यहाँ पे रक्त बढ़ रहा है ना। रक्तचाप बढ़ता है, यहाँ पे रक्त बढ़ रहा है, ठीक है। पुंसत्व उपहंति, ये हम लोगों ने पढ़ा था। और साथ ही साथ हम बताए थे नमक को डाल देते हैं तो नालियाँ साफ हो जाती हैं, सफाई करने के लिए, ब्लॉकेज को दूर करने के लिए। वैसे ही स्रोतस में अवरोध रहेगा तो वहाँ पे मार्गान विशोधयत, ये इंपॉर्टेंट है। और रोचयति आहारम, हम लोगों ने आग्रह में भी पढ़ा था, ये बता चुके हैं, ठीक है। सर्वरस प्रत्यनिक भूत, ये भी बात किए थे, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सर्वरस प्रत्यनिक भूत। चावन, छेदन, भेदन, तीक्ष्ण सर, इसको बुक से एक बार देख लीजिएगा। फिर कटुरस क्या करता है? मुख का शोधन, वक्त्रम शोधयत, है ना। शोणित संघात भिन्नति, इसके ऊपर अभी एक और आया था मधुर में, क्षीण छत संधान कर। इसमें और शोणित संघात भिन्नति दोनों में कंफ्यूजन होता है, तो कौन सा किस में है उसको जरूर ध्यान दीजिएगा। और यहाँ भी इंद्रिय आया है, स्फुटी करोति इंद्रियाणी, तो इंद्रिय जहाँ जहाँ आया है उसको एक साथ याद करिएगा। आंखों से पानी निकाल देता है कटुरस, चक्षुग्रेच, कंडु को दूर करेगा, कृमि को दूर करेगा, यानी कृमि और कंडु दोनों को दूर करने का कार्य कर रहा है। ये भी पुंसत्व का नाश कर रहा है अति सेवन से। तिक्त रस में स्तन्य शोधन बताया था, इंपॉर्टेंट, उसको याद रखिएगा। तिक्त रस में स्तन्य शोधन, ठीक है। दीपन, पाचन, विषाग्न और कृमिग्न यहाँ भी है। कंडू ने कहा था? कटु में था, याद रखिएगा इस चीज को। और तिक्त रस के अति सेवन से क्या हो रहा था?
सर रोपड़ सोसड़ हाँ, श्लेष मृत प्रश्न। बुक वाला जो ओरिजिनल कंटेंट था उसको जरूर पढ़िएगा, इसलिए हमने पहले बुक से आपको पढ़ा है, लास्ट लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं। पक्षवाद ये सब किससे हो रहे हैं, कषाय से हो रहे हैं, इसको देखिएगा, है ना। हृदय में पीड़न उत्पन्न करता है कषाय के अति सेवन से। और पुंसत्व उपहंति, ये क्या है, ये भी कषाय के। तो पुंसत्व उपहंति जहाँ जहाँ आया उसको देख लीजिएगा। अब किस रस का क्या क्या गुण होता है ये आपके सामने है। याद करने का तरीका इसके पहले भी हम बताए थे, तो याद रखिएगा। जहाँ पे वात को बढ़ाने वाले हैं वो रुक्ष होंगे, जो वात को घटाने वाले होंगे वो कैसे होंगे, स्निग्ध होंगे। स्निग्ध। ठीक है, जिसमें पित्त होगा वो कैसा है, उष्ण है, और जिसमें पित्त नहीं है वो कैसा है, शीत है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। वात को बढ़ाने यस सर। रुक्ष हो गए, रटना नहीं है, समझना है। ऊपर के तीन कैसे हो गए, स्निग्ध हो गए। ये हो गया, जहाँ जहाँ पित्त है वो उष्ण हो गए तीनों, बाकी शीत हो गए। और देखिएगा गुलगुल गुलगुल, गुल गुल, दो बार खाली बोलेंगे, तीन बार बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। गुल गुल, और नीचे से गुल हो जाएगा एक बार। नहीं समझ में आया, गुल गुल, गुल लघु गुरु लघु, तीसरी बार नीचे से गुरु और लघु। वैसे भी पृथ्वी जो महाभूत है कषाय में, वात और वायु और पृथ्वी महाभूत कषाय में, याद आ रहा है। तो पृथ्वी जहाँ होगी वैसे भी वो क्या होगा, गुरु। पृथ्वी जहाँ होगी वो क्या होगा, गुरु ही तो होगा। गुरु। यस और तिक्त में क्या है, आकाश और वायु है, वो लघु होगा। लघु। कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो कभी रटना नहीं पड़ता है। क्लियर। ये आपको चार्ट यस सर। काफी लग रहा होगा, लेकिन अगर उसको समझ लेंगे तो कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मधुर रस का जो विपाक होता है, विपाक को भी आगे बताएंगे, अभी यहाँ नहीं बताएंगे। यहाँ पे नहीं, बुक से पढ़ाएंगे। हाँ, एक ये देख लीजिएगा, तारतम्य भेद से, तारतम्य भेद से जो स्निग्ध गुण है, रुक्ष गुण है, गुरु है, लघु है, शीत है, उष्ण है। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें हम क्या बता रहे हैं। ये प्रधान इसमें क्या है, मधुर, मध्य में क्या है, अम्ल, और अवर में क्या है, लवण। तो ऐसे चार्ट बनेगा हम लोग का। तो प्रधान, मध्य, अवर। तो स्निग्ध में माल, MAL, स्निग्ध माल, याद करने को बता रहे हैं। कॉपी पे लिखते चलिए, कॉपी पे लिखते चलिए। नोट्स प्रिंट कराए नहीं होंगे तो कॉपी पे लिखिए, स्निग्ध माल, MAL। रुक्ष सख्त, SKT। हमने बताया था कषाय को हम हर जगह किससे डिनोट करेंगे, S से। ठीक है, तो SKT यानी कि जो रुक्ष होगा वो बहुत सख्त होगा। क्लियर हुआ, बोलो भाई, जल्दी जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। गुरु, गुरु को मसल दो, MSL, मसल, या गुरु को मसाला दो, जो भी आपको सही लगे। गुरु को मसाला दो, लिख लो, ये सब बाद में नहीं याद रहेगा। स्निग्ध माल, हिंदी में भी चाहे म आगे मात्रा ऐसे करके याद करने के लिए बाद में लॉन्ग टर्म याद कर लो। रुक्ष सख्त, गुरु को मसाला दो। लघु क्या बताए थे, छोटा टीका, छोटा टीका, TKA। गलत लिखा है, इसको सही कर लीजिएगा। बाद में लवण नहीं है, वो क्या है, अम्ल है। लघु टीका, लघु टीका, TKA। तिक्त, कटु, अम्ल। शीत में क्या है, मस्ती, शीत में मस्ती। वैसे भी ठंड आता है तो व्यक्ति जो है खाली सोता है, मस्ती करेगा, है ना। MST, शीत में मस्ती। MST, M फॉर मधुर, S फॉर कषाय, T फॉर तिक्त। कषाय में स आ रहा है इसलिए हम बार बार उसको S बोल रहे हैं। के बोलेंगे तो कटु और कषाय में कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए कषाय को हमेशा S, तो ट्रिक भी बन जाता है। तो शीत में मस्ती हो गया। और उष्ण लक, उष्ण लक, LAK, लक कैसा है, उष्ण, LAK। तो गुरु में क्या था,
फटाफट बोलो। सर मसल, MSL। मसल का MSL। लघु टीका। लघु टीका। शीत सर पत्ती। सर मस्ती। हाँ, तो ऊष्म में लक्ष्य याद रहेगा, ये कभी भूलेगा नहीं। आगे देखते हैं हम लोग। अब वही चीज देखिए यहाँ पे, ध्यान से सुनना हमारी बात। अभी हमने आपको बताया कि नीचे के 3 रुक्ष होते हैं, ऊपर के 3 कैसे होते हैं, स्निग्ध होते हैं। तो जो रुक्ष वाले रस होंगे वो वायु क्या करता है, सुखाने का काम करता है। वायु क्या काम करता है, सुखाने का कार्य करता है। और जब कोई चीज सूख जाएगी, सूख जाने पे उसका प्रवाह कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, वो बंध जाएगा, ड्राई हो जाएगा। तो यानी कि कटु तिक्त कषाय जो होते हैं, मूत्र पुरीष को बांधने का कार्य करते हैं। इसको एक शब्द और आप दे सकते हैं, बद्ध विड़मूत्र। नीचे वाले में रुक्ष में लिख सकते हैं बद्ध विड़मूत्र, लिखा तो है नीचे, बद्ध विड़मूत्र लिखा है ना। ये कटु तिक्त कषाय कैसे होते हैं, बद्ध विड़मूत्र, यानी कि मल मूत्र को बांधने वाले होंगे। और बाकी के 3 कैसे होते हैं, श्रिष्ट विड़मूत्र। श्रिष्ट मतलब सर बढ़ाने निकालने वाले, श्रिष्ट विड़मूत्र। यानी मधुर अम्ल लवण कैसे होंगे, श्रिष्ट विड़मूत्र। और नीचे के 3 कैसे होंगे, बद्ध विड़मूत्र। बद्ध का मतलब बांधना, श्रिष्ट का मतलब सर यानी कि बाहर निकालना, प्रवर्त करना, बाहर निकालना। अभी विपाक जब पढ़ाएंगे तो वहां हम बताएंगे आपको। वैसे भी कुछ लोगों ने पढ़ा होगा द्रव्य गुण में। कटु तिक्त कषायाणाम विपाक प्रायशः, क्या है श्लोक, कटु तिक्त कषायाणाम विपाक प्रायशः डैश डैश डैश। कटु प्रायश कटु कटु अम्लो अम्लम पच्यते, अम्लो। स्वादु मर्दर लवणस्ते। हाँ याद है, तो बहुत तेज है ये। तो अगर आपको इतना याद है, यही पूछा जाता है कि किस रस का विपाक कैसा होता है। ठीक है, किस रस का विपाक कैसा होता है, यही पूछा जाएगा। जो तीसरा वाला कॉलम लिखा है, दूसरा वाला जो कॉलम लिखा है, इसको आप छोड़ दीजिए। आप यहाँ पे सिर्फ ये याद रखिएगा कि श्रेष्ठ गणमूत्र क्या होता है और बद्ध गणमूत्र क्या होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और कौन से रस का विपाक कैसा होता है। अगर यहाँ से कंफ्यूजन हो तो श्लोक जरूर याद रखिएगा। कटुतिक्त कषायाणाम विपाक प्रायशः कटु अम्लो अम्लम पच्यते स्वादुर लवण मधुरस तथा। ठीक है, ये श्लोक अगर याद रहेगा तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। स्वाद जो होता है मधुर को बोलते हैं, मधुर का पर्याय है स्वादु, स्वाद नहीं स्वादु। अभी बुक में भी पढ़ाएंगे, अभी ये नोट है इसलिए हम सामने आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। वीर की बात क्या है, वीरियम तो क्रियते ये नया क्रिया, भी ऊपर भी आया था ना, जब हम लोग 5-6 डेफिनेशन पढ़ रहे थे ऊपर से। यस सर, येन कुर्वन्ति तद्वीर्यम्। हाँ, ये कुर्वन्ति तद वीर्यम था। और वीर क्या है, जिसके द्वारा वो द्रव्य कार्य कर रहा है, एक विशेष शक्ति है जिसके द्वारा वह द्रव्य कार्य कर रहा है। तो वीर के बारे में लिखाएंगे। बता रहे हैं, पहले तो विपाक के बारे में लिखिए फटाफट, विपाक के बारे में लिखिए। हेडिंग डलेगा विपाक, वाग्भट का अवदान है। विपाक में लिखेगा यह वाग्भट का अवदान है। लिखिएगा षड्विध विपाकवाद, पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा रहे हैं, यूजी के लिए नहीं। षड्विध विपाकवाद, इसमें लिखिएगा पहला यथा रस विपाकवाद, यथा रस विपाकवाद लिखिएगा। इसमें योगेंद्र नाथ सेन, यानी यथा रस जैसा रस वैसा विपाक किसने बताया है, योगेंद्र नाथ सेन। कौन सी टीका है इनकी, चरक पे, चरक पे कौन सी टीका है इनकी, चरकोपस्कर। दूसरा लिखिएगा अनियत विपाकवाद,
अनियत विपाकवाद। शिवदास सेन। अनियत विपाकवाद, शिवदास सेन। हो गया? हुआ? यस सर। अगला पॉइंट लिखिए, सुश्रुत सूत्र 40 में, सुश्रुत सूत्र 40 में कुछ आचार्यों के मत से षड्विध विपाकवाद, षड्विध विपाकवाद, षड्विध विपाकवाद मतलब है तो सुश्रुत में, लेकिन सुश्रुत ने नहीं कहा है, कुछ अन्य आचार्यों का मत है। अगला लीजिएगा पंचविध विपाकवाद, पंचविध विपाकवाद। शिवदास सेन एवं चक्रपाणी, शिवदास सेन एवं चक्रपाणी। ब्रैकेट में लिखिएगा पंच शिव चक्र, पंच शिव चक्र, पंच शिव चक्र। इसका मतलब क्या हुआ? पंचविध विपाक शिवदास सेन और चक्रपाणी दोनों ने बताया। यही पूछा जाता है कि फलाना विपाकवाद, फलाना वीरवाद किसने बताया। अब देखें आप, शिवदास सेन ने दोनों बताया, षड्विध विपाक में भी है और पंचविध विपाकवाद। पंचविध। पंचविध में भी है। पंचविध विपाक। ये याद रखना पड़ेगा, अनियत विपाक जो है वो किसका है? शिव है। तो शिव कहीं पे स्थिर नहीं रहते हैं, शिव अनियत। नियत यहाँ पे आप अनस्टेबल कह सकते हैं, अनस्टेबल कहिए तो ज्यादा इजीली याद रहेगा। शिवदास सेन का अनियतवाद है ना, तो याद रखिएगा उसको। पंचविध हमने लिखा दिया। अगला लिखेगा त्रिविध विपाकवाद, त्रिविध विपाकवाद, अभी जो हमने बताया है। इसे रस विपाकवाद भी कहते हैं, इसे रस विपाकवाद भी कहते हैं। इसका आधार त्रिदोषवाद है, इसका आधार त्रिदोषवाद है। लिखिएगा नीचे मधुर विपाक, मधुर विपाक डैश करके लिखिएगा कफवर्धक, के लिख के इंक्रीजिंग वाला साइन बना लीजिएगा। मधुर विपाक कफवर्धक, अम्ल विपाक पित्तवर्धक, अम्ल विपाक पित्तवर्धक, कटु विपाक वातवर्धक। मधुर कफवर्धक, अम्ल पित्तवर्धक, कटु विपाक वातवर्धक। थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। अगला लाइन लिखिएगा चरक वाग्भट शारंगधर भाव प्रकाश, चरक वाग्भट शारंगधर भाव प्रकाश, चरक वाग्भट शारंगधर भाव प्रकाश। त्रिविध विपाकवाद, त्रिविध विपाकवाद, त्रिविध विपाकवाद वही है। कटु तिक्त कषायाणाम, कटु तिक्त कषायाणाम, कटु तिक्त कषायाणाम डैश कर लिखिएगा विपाकः प्रायशः कटु, कटु तिक्त कषायाणाम डैश करके विपाकः प्रायशः कटु। नीचे लिखिएगा अम्ल डैश करके लिखिएगा अम्ल, यानी अम्ल रस का अम्ल विपाक। एक तरफ अम्ल रस डैश करके अम्ल विपाक, उसके नीचे स्वादु ब्रैकेट में मधुर रस, स्वादु ब्रैकेट में मधुर रस कॉमा लवण। क्या होगा इसका? मधुर होगा। डैश करके लिखिएगा मधुर विपाक। अगला पॉइंट पाराशर, पाराशर ने भी त्रिविध विपाक माना, पाराशर ने भी त्रिविध विपाक माना, परंतु, परंतु
चरक से थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या है लिखिएगा। कटु का कटु, कटु का कटु रस कटु विपाक, कटु रस कटु विपाक। अगला अम्ल रस अम्ल विपाक, कटु रस कटु विपाक, अम्ल रस अम्ल विपाक। बाकी जो रस बचे चारों रस लिख डालिए। मधुर लवण तिक्त कषाय, ये 4 बचे। बोलो भाई। यस यस सर। सर। Yes, sir. इन सबका मधुर विपाक, मधुर विपाक। ये हुआ पाराशर का त्रिविध विपाक हुआ। अगला लिखिएगा द्विविध विपाक। द्विविध विपाक या भूत विपाकवाद, इसके 3 नाम हैं। द्विविध विपाकवाद या भूत विपाकवाद, भूत विपाकवाद या गुण विपाकवाद, गुण विपाकवाद। लिखिएगा इसमें सुश्रुत एवं नागार्जुन द्वारा। किसने बताया है? सुश्रुत एवं नागार्जुन, सुश्रुत एवं नागार्जुन। सुना दो, सुना दो, बोलते ना गाना सुना दो, तो यहाँ पे सुना दो, सु से सुश्रुत, ना से नागार्जुन, दो से दो वाला, तो सुश्रुत नागार्जुन दो, द्विविध विपाकवाद। म्यूट कर लो, किसी का अनम्यूट है। लिखिएगा इसमें इसका आधार, द्विविध विपाकवाद का आधार, इसका आधार पंच महाभूतवाद है, पंच महाभूतवाद है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आधार पंच महाभूतवाद है। हो गया, आगे बोलें। यस सर। लिखिएगा सुश्रुत डैश करके लिखिएगा विपाक, और विपाक के आगे 2 एरो बना दीजिएगा। सुश्रुत बगल में विपाक लिख के 2 एरो बनाइए। एक एरो पे लिखिए गुरु, एक पे लिखिए लघु, एक पे गुरु एक पे लघु। गुरु के बगल में लिखिएगा मधुर, मधुर ब्रैकेट में जल प्लस पृथ्वी, जल प्लस पृथ्वी। डैश करके लिखिएगा वात पित्त शामक, बीपी डिक्रीजिंग वाला कर दीजिएगा, वात पित्त शामक। दूसरे एरो पे लिखिएगा लघु, दूसरे एरो पे लघु। एरो बना के लिखिएगा इस पे कटु, वहां मधुर लिखा था, यहाँ कटु, कटु। ब्रैकेट में आकाश वायु अग्नि, या वैट कर सकते हैं, VAT, वैट। आकाश वायु अग्नि। अगर वैट याद करेंगे तो वायु, आकाश और तेज। यह है कफ शामक, कफ शामक। अब नीचे लिखिएगा गुरु विपाक, गुरु विपाक। एक काम करिए, यहाँ मत लिखिए, जहाँ वात पित्त शामक लिखे हैं ऊपर, उसके बगल में स्पेस है। गुरु विपाक ऊपर लिखे हैं जहाँ, नो सर। नहीं सर। नीचे नो सर। गुरु विपाक लिखिएगा इसमें वात पित्त शामक कौमा श्रेष्ठ विड़मूत्र, वात पित्त शामक श्रेष्ठ विड़मूत्र, श्रेष्ठ विड़मूत्र। लघु विपाक, अगला लघु विपाक कफ शामक बद्ध विड़मूत्र, कफ शामक बद्ध विड़मूत्र। ब्रैकेट में मारुत कोपन, मारुत कोपन यानी वायु को कुपित करेगा, वात को कुपित करेगा। अगला लिखिएगा नागार्जुन के अनुसार। 2 बताए हैं दोनों ने, लेकिन दोनों का थोड़ा सा चेंज है,
सुश्रुत का नागार्जुन का, बस खाली सुना दो याद रखना, बाकी दोनों का डिफरेंस थोड़ा। तो विपाक लिखिएगा नागार्जुन के अनुसार 2, एक एरो बनाइए गुरु, एक पे लघु, जैसे सुश्रुत में लिखा था, गुरु और लघु। गुरु में लिखिएगा डैश करके, शीत स्निग्ध गुरु पिच्छिल, शीत स्निग्ध गुरु पिच्छिल, शीत स्निग्ध गुरु पिच्छिल। लघु में लिखिएगा रुक्ष विशद, रुक्ष विशद तीक्ष्ण लघु। विपाक जहाँ हेडिंग डाले थे वहीं पे लिख लीजिएगा रसा नाम परिणामांते सविपाक। किसने बताया है ये? सर अष्टांग हृदय वाग्भट का है। रसा नाम परिणामांते सविपाक, वाग्भट का है, रसा नाम परिणामांते सविपाक। और एक शिवदास सेन का भी लिख डालिएगा, बोले यस सर। अवस्था पाकापेक्षया, अवस्था पहले लिखिएगा, अवस्था पाक अपेक्षया, अवस्था पाक अपेक्षया विशिष्ट पाकः, विशिष्ट पाकः विपाकः, विशिष्ट पाकः विपाकः। सर ये किसका है? शिवदास सेन का, शिवदास सेन। अगला लिखिएगा अम्ल विपाक, एक हेडिंग डालिएगा जरा, अम्ल विपाक हेडिंग डालिए, लिखिएगा चरक गंगाधर यादव जी, चरक गंगाधर एवं यादव जी। यादव जी कौन से हैं, क्या नाम है पूरा? यादव जी टेकन जी। चरक गंगाधर यादव जी, डैश करके लिखेगा। अम्ल विपाक को लघु मानते हैं, अम्ल विपाक को लघु मानते हैं। अगली लाइन लिखिएगा शिवदास सेन, योगेंद्र नाथ सेन और चक्रपाणी। शिवदास सेन, चक्रपाणी, योगेंद्र नाथ सेन, ये अम्ल विपाक को गुरु मानते हैं, अम्ल विपाक को गुरु मानते हैं। अगली लाइन, गंगाधर ने विपाक का तारतम्य किया है, गंगाधर ने विपाक का तारतम्य किया है, तारतम्य किया है। तारतम्य मतलब अभी जो है जैसे नो प्रवर मध्यम अवर पढ़ा है ना, वैसे ही कौन सा उत्तम है, कौन सा मध्यम है, कौन सा अवर है, उन्होंने तारतम्य कर दिया। किसने? गंगाधर राय ने। कौन सी टीका लिखी है उन्होंने? चरक पे। जल्प कल्पतरु। देखिएगा इसमें 3 पॉइंट लिखाएंगे, इसमें तारतम्य कैसे किया है। मधुर रस का मधुर विपाक उत्तम, मधुर रस का मधुर विपाक उत्तम, अम्ल रस का, दूसरा पहला हुआ मधुर रस का मधुर विपाक उत्तम, दूसरा अम्ल रस का मधुर विपाक मध्यम, अम्ल रस का मधुर विपाक मध्यम, और तीसरा लवण रस का मधुर विपाक अवर। उत्तम को प्रवर भी लिख सकते हैं, जो पहला था,
मधुर विपाक प्रवर, अम्ल में मधुर विपाक मध्यम और लवण में मधुर विपाक अवर। 3 पॉइंट और लिख डालिए, फिर बुक पे आते हैं, थोड़ा सा किताब से वहाँ पे एक्सप्लेन कर दें चरक से। लिखिएगा रस का ज्ञान डैश करके प्रत्यक्ष से, रस का ज्ञान प्रत्यक्ष से, विपाक अनुमान से और वीर्य का ज्ञान प्रत्यक्ष अनुमान दोनों से। वीर्य का ज्ञान प्रत्यक्ष एवं अनुमान दोनों से। बुक खोलिएगा, देखिएगा चरक सूत्र 26 में श्लोक नंबर 45, श्लोक नंबर 45। मिला? पेज नंबर 508। Yes, yes, रस sir. विपाक तथा वीर्य का परस्पर संबंध। जो द्रव्य रस एवं विपाक में मधुर होते हैं उनका वीर्य शीत होता है, एवं जो द्रव्य रस एवं विपाक में अम्ल या कटु होते हैं उनका वीर्य उष्ण होता है। मिला कुछ ऐसा? हाँ, यस sir. सर। Yes, sir. तो मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नीचे आइएगा, विमर्श की लास्ट लाइन, पिप्पली दीपनी वृष्य स्वाद उपाका रसायनी अनुष्ण कटुका स्निग्धा वात श्लेष्म हरि लघु। ऐसा कुछ मिला विमर्श में? Yes, sir. यस सर। लिखा महाप्रकाश का। पिप्पली कटु रस है पर विपाक में मधुर होती है, अतः कटु होने से उष्ण न होकर मधुर विपाक होने से अनुष्ण होती है। ये लाइन याद रखिएगा भावप्रकाश का पिप्पली के लिए। कहने का तात्पर्य ये है कि मधुर रस मधुर विपाक शीत वीर्य होता है, अम्ल रस कटु ये दोनों कैसे होते हैं? उष्ण होते हैं। नीचे देखिएगा श्लोक नंबर 47, अविरुद्ध वीर्य वाले विपाक वाले द्रव्यों के उदाहरण। मिला नीचे? यस सर। दुग्ध और Yes, sir. रस में मधुर, विपाक में मधुर और वीर्य में शीत होते हैं, तो वहां लिख लीजिएगा MMS। रस मधुर हो गया, विपाक मधुर हो गया और वीर्य कैसा हो गया? शीत हो गया। ऐसे ही हम लोग द्रव्यों को सेकंड पेपर में याद करते हैं, MMS वाले सब एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो MMS में दुग्ध और घृत, वैसे भी क्षीर और घृत क्या हम लोग पढ़े थे अग्र में? रसायन, श्रेष्ठ रसायन पढ़े थे। रसायन का। तो दुग्ध और घृत रस में मधुर, विपाक में मधुर और वीर्य में शीत होते हैं, तथा चव्य चित्रक रस में कटु, विपाक में कटु और वीर्य में उष्ण होते हैं। तो के यू कक्कू। ऐसे भी द्रव्य आपको सेकंड पेपर में प्लांट बहुत मिल जाएंगे जो कक्कू होंगे, के यू कटु कटु उष्ण, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। विरुद्ध आहार विरुद्ध वीर की बात अभी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल देखिए, कुछ मधुर रस वाले द्रव्य वीर्य में उष्ण होते हैं, वस्तुतः उन्हें शीत वीर्य होना चाहिए। मतलब अभी यहाँ पे कहा गया कि मधुर रस वाले द्रव्य कैसे होते हैं? जनरली शीत वीर्य होते हैं। अम्ल रस वाले जनरली कैसे होने चाहिए? उष्ण वीर्य होने चाहिए, उष्ण होने चाहिए। लेकिन कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जहाँ पे शीत होते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, कुछ मधुर रस वाले, यहाँ पे अपवाद है, इस पैराग्राफ में एक्सेप्शन है। कैसे पढ़ेंगे देखिएगा, कुछ मधुर रस वाले द्रव्य वीर्य में उष्ण होते हैं, वस्तुतः उन्हें कैसा होना चाहिए? शीत होना चाहिए। क्योंकि मधुर रस में आप देखिएगा कि पित्त नहीं है, उष्ण वहीं पे होगा जहाँ पे पित्त होगा। पित्त किसमें होता है? अम्ल, लवण और कटु में। उदाहरण के लिए जैसे जलीय जीव एवं आनूप जीव के मांस, ये दोनों रस में मधुर हैं, पर इनका वीर्य कैसा है? उष्ण है।
इसलिए ये रस में मधुर होते हुए भी पित्त को शांत नहीं करते हैं, क्योंकि इनका वीर्य कैसा है, उष्ण वीर्य है। समझ में आया? तो जांगल मांस, जलीय मांस और आनूप मांस जो होता है वो उष्ण वीर्य होता है, मधुर होते हुए भी उष्ण वीर्य होता है, ये एक्सेप्शन हो गया। उसी प्रकार कुछ कषाय और तिक्त रस वाले द्रव्य में वीर्य में कैसे होते हैं, उष्ण होते हैं। जो कषाय और तिक्त होता है इन दोनों में पित्त होता है, सॉरी अग्नि होता है, अग्नि महाभूत नहीं होता है, मेरे ख्याल से तो नहीं होता है। या पित्तवर्धक है ये? पित्तवर्धक खाली कौन कौन सा है, अम्ल, लवण और कटु। तो जो पित्तवर्धक होगा वो उष्ण वीर्य होगा। Yes, sir. तो यहाँ पे Yes, क्या sir. लिखा हुआ कटु है, और लवण में तो अग्नि आएगा। कषाय और तिक्त रस वाले द्रव्य वीर्य में उष्ण होते हैं, ये एक्सेप्शन हो गया, जनरली होना नहीं चाहिए। जैसे बृहद पंचमूल और सैंधव नमक का वीर्य सामान्य लवणों की तरह उष्ण नहीं होता है। लवण जनरली कैसे होते हैं, उष्ण होते हैं, लेकिन जो सैंधव होता है उसको अनुष्ण कहते हैं, या यूं कह सकते हैं कि वो उष्ण नहीं होता है। कल हमने आपको बताया था किसी लेक्चर में कि जो आंवला होता है वो पित्त का शमन करता है, आम्ल रस डोमिनेंट होते हुए भी आम्ल रस में पित्त बढ़ता है, हम जानते हैं। आम्ल रस पित्त वर्धक होता है, सब जानते हैं। Yes, sir. लेकिन आंवला पित्त का शमन करता है, अम्ल पित्त को शांत करता है। क्यों? उसका वीर्य कैसा होता है, शीत वीर्य होने से। वही लिखा हुआ है कि आंवला अम्ल होते हुए भी उष्ण नहीं होता है, कैसा होता है, शीत होता है, इसीलिए वो वीर्य में शीत होने से पित्त का शमन करता है। अर्क मदार को अगरु गुरुचि आदि द्रव्य तिक्त रस होते हुए भी इनका वीर्य उष्ण होता है। अब देखिए, तिक्त रस वाले जो द्रव्य होंगे वो शीत वीर्य होंगे जनरली, ठीक है। तिक्त रस वाले द्रव्य कैसे होंगे, शीत वीर्य के होंगे। लेकिन जो गिलोय होता है, गुरुचि, उसका भी रस तिक्त होता है। अगरु और अर्क ये सभी तिक्त होते हुए भी कैसे हैं, शीत न होके उष्ण होते हैं। Push the answer. ध्यान रखिएगा इस चीज को, इसको पॉइंट वाइज बना के लिख डालिएगा। और अगले श्लोक में 52 में देखिएगा, कुछ अम्ल रस वाले द्रव्य संग्राही होते हैं। कुछ अम्ल रस वाले द्रव्य संग्राही होते हैं। यहाँ मतलब क्या हुआ, हमने देखा कि मधुर अम्ल लवण वाले जो हैं वो श्रेष्ठ वेणमूत्र हैं, और कटु तिक्त कषाय वाले कैसे हैं, कट Buddha बद्ध वेणमूत्र हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, कुछ अम्ल रस वाले द्रव्य संग्राही, संग्राही का मतलब होता है रोकने वाला, वही बांधने वाला। संग्राही का मतलब रोकने या बांधने वाला। तो वही बता रहे हैं, कुछ अम्ल रस वाले द्रव्य भी संग्राही होते हैं, और कुछ अम्ल रस वाले द्रव्य मल का भेदन करते हैं। कपित्त संग्राही है, कैथ सॉरी कैथ संग्राही है, और आंवला भेदक होता है। तो लिख लीजिएगा कौन क्या करता है, क्योंकि चरक का ओरिजिनल कंटेंट है। तो कैथ संग्राही है, आंवला नीचे भेदक होता है। कट रस वाले द्रव्य जनरली क्या होते हैं, अवृष कहे जाते हैं, पर पिप्पली और सुंठी जो है वृक्ष होते हैं। तो ये कुछ अपवाद चरक ने बताए हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद याद रखिएगा। पिप्पली और सुंठी जो, अब यहाँ से हमको इन द्रव्यों का जो है रस भी याद रहता है। अब जैसे हमको पिप्पली और सुंठी का रस हमको कटु रस याद रहेगा, कटु होने के बावजूद ये कहते हैं अवृक्ष नहीं है, वृक्ष है। इसके बाद नीचे देखिए, मधुर आदि रसों में गुण विषयक न्यून मध्य अधिकता का निर्देश, ऐसा कुछ मिला? Yes, sir. कि अभी हमने आपको जो ट्रिक बताया है लघु टीका वो वाला है। तो रुक्षता में कषाय रस सभी रसों में प्रधान होता है। हमने बताया था रुक्ष क्या ट्रिक था, रुक्ष का ट्रिक क्या था, सख्त। Sakt. तो सख्त होगा। के प्रधान, Sakt. प्रधान में कषाय आया है ना। कटुरस मध्यम के आ गया, और तिक्त रस न्यून में रुक्ष होता है। समझ में आया ये? यहाँ लिख सकते हैं SKT। इसके बाद उष्ण में क्या बताया था, लक।
तो उष्ण में लवण रस उत्तम होता है, अम्ल रस मध्यम होता है और कटु रस कैसा होता है, न्यून होता है। लीन होता है। तो लक हो गया। स्निग्ध क्या था, माल, मधुर, अम्ल और लवण मिला। यस सर। शीत में यस शीत में मस्ती, मधुर, कषाय एस हो गया, टी से तिक्त हो गया। गुरु, मसल, मसाला, तो देखिएगा मधुर होगा, कषाय होगा और लवण होगा। ठीक है। और इसके बाद और क्या बताया था, सही है। सुश्रुत ने चार्ट यहाँ से पढ़ने का जरूरत नहीं है आपको, ये सब बता चुके हैं आपको। अगले पेज पे आइए, विपाक प्रकरण मिला। सर। यस सर। कटु तिक्त कषायाणाम विपाक प्रायशः कटु अम्लो अम्लम पच्यते स्वादुर मधुरम लवणस्तथा। ठीक है, ये बता चुके हैं। फिर देखिएगा विमर्श पढ़िएगा। जाट हृदाग्ना योगाद यद उदित रसांतरम रसानाम परिणामन्ते स विपाक, वाग्भट सूत्र 9 का है ये श्लोक, याद रखिएगा। बिल्कुल नीचे लाइन के नीचे जहाँ पे लिखा हुआ है, सुश्रुत ने भूत के आधार पे भूत गुण विपाक अभिप्रायण द्विधा विपाक उक्तो, मिला कुछ ऐसा। यस यस सर। सर। गुरु लघुश्च इति लिखा हुआ है ना। यस गुरु के नीचे लाइन खींचिएगा, मधुर कर दीजिएगा, लघु के नीचे लाइन खींच के कटु लिखिएगा, वहीं स्पेस है आपके बुक में, स्पेस है। गुरु के नीचे मधुर और लघु के नीचे कटु। मधुर के नीचे लिखिएगा पीजे यानी पृथ्वी और जल, और कटु के नीचे क्या लिखेंगे, वैट, VAT। बाकी चीजें हम आपको कॉपी में सब लिखा चुके हैं। क्या लिखा है, 511 नंबर पेज पे देखिएगा, विमर्श जहाँ चल रहा है उसी विमर्श में अगले पेज पे 6वीं 7वीं लाइन देखिएगा, पाराशर करके आया होगा, मिला। पाराशर करके एक शब्द आया होगा लास्ट, वो हम आपको कॉपी पे लिखा चुके हैं, है ना। यहाँ से कंफ्यूज मत होइएगा। आगे बढ़िए। श्लोक नंबर 60 देखिएगा, बोलें। यस सर। बताया आपको कि कटु तिक्त कषाय रुक्ष होते हैं और मधुर अम्ल लवण कैसा होता है, स्निग्ध होता है। पढ़िए क्या लिखा है, स्निग्ध होने के कारण मधुर अम्ल और लवण ये तीनों रस वात मूत्र और पुरीष को निकालने वाले यानी कि श्रेष्ठ विड़मूत्र होते हैं। अभी बताया मैंने आपको, अभी बताया ना कि ऊपर के 3 निकालने वाले होंगे, श्रेष्ठ होंगे, और नीचे के 3 कैसे होंगे, बद्ध होंगे। बद्ध होंगे। सर। वही लिखा है, बाद में मधुरो लवण अम्लो च स्निग्ध भावाश्रयो रसाः वात मूत्र पुरीषाणाम प्रायो मोक्षे सुखामता। मोक्षे मतलब उनको निकालने वाला, मुक्त करने वाले होते हैं। यहाँ मोक्ष का तात्पर्य है मुक्त करने वाले। तो ऊपर के जो 3 रस हैं वो मुक्त करेंगे, बांधेंगे नहीं। श्रेष्ठ विड़मूत्र वहां पे लिख सकते हैं पहली लाइन में, श्रेष्ठ विड़मूत्र। और आगे लिखा है कटु तिक्त कषाय, तो रुक्ष होते हैं, और दुखाय मोक्षे, तो दुखाय मोक्षे को अंडरलाइन करिएगा। हो सकता है पीजी में दुखाय मोक्षे पूछ ले किसके लिए आया है, तो 3 रसों के लिए आया है, कटु तिक्त कषाय के लिए। समझ में आ गया होगा। यस सर। आगे देखिएगा श्लोक 61 ओरिजिनल कंटेंट, शुक्रहा बद्ध वेड़मूत्रो विपाको वातलः कटु, यानी कटु विपाक जो होता है कैसा है वो, शुक्रहा यानी शुक्र को नष्ट करने वाला, और बद्ध विड़मूत्र, तो लिख लीजिए कॉपी में, कटु विपाक, कटु विपाक डैश करके कॉपी में लिखना, बुक में नहीं, ये भी पूछा गया है। कटु विपाक डैश करके बद्ध विड़मूत्र कॉमा शुक्रहा, जैसे लिखा है बुक में देखिए, ब्रैकेट में शुक्र को नष्ट करने वाला।
आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि शुक्र को भी नष्ट कर देगा, सुखा देगा, है ना। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगली लाइन देखिएगा, वात को बढ़ाने वाले होते हैं, वो अंडरस्टूड है। फिर लिखा है मधुर विपाक वाले द्रव्य मल मूत्र को निकालते हैं। लिखिएगा नीचे मधुर विपाक, अगला पॉइंट मधुर विपाक डैश करके श्रेष्ठ विड़मूत्र, श्रेष्ठ विड़मूत्र डैश करके कॉमा करके लिखिएगा शुक्र, यानी शुक्र को बढ़ाते हैं, शुक्र को बढ़ाते हैं। वैसे भी दुग्ध मधुर होता है, शुक्र को बढ़ाएगा। कौन से सिद्धांत से? विशेष विशेष सिद्धांत। सामान्य सिद्धांत, विशेष से तो कम करते हैं। हाँ, एक लाइन में सब पढ़ाया लिखाया बराबर करो। मधुर विपाक, श्रेष्ठ विड़मूत्र और शुक्रल। अगला लास्ट लिखिएगा अम्ल विपाक, कैसा होगा ये भी? श्रेष्ठ विड़मूत्र, श्रेष्ठ विड़मूत्र और शुक्रनाशन। अब एक शुक्रहा है और एक शुक्रनाशन है, मतलब दोनों का हिंदी में देखेंगे तो वही है, लेकिन चारक ने अलग अलग शब्दों का चयन किया है। शुक्रहा कौन सा है? मूत्र कटु विपाक। कटु विपाक। और शुक्रनाशन किसमें आया है? सर अम्ल विपाक। याद रखना इस चीज को। फिर इसके बाद द्विविध विपाक नीचे लिखा हुआ है, गुरु और लघु, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसके बाद आता है वीर्य प्रकरण। जहाँ वीर्य प्रकरण हिंदी में लिखा है उसी के ऊपर एक श्लोक लिखा हुआ है, वीर्यम तो क्रियते येन या क्रिया। यस सर। उसके बाद जो लाइन लिखी है वो पूछा जाता है, मेरे यहाँ प्रैक्टिकल में सर ने रख के पूछ लिया था, ना वीर्यम कुर्ते किंचित सर्वा वीर कृता क्रिया। फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए स्पॉटिंग में रख दिया था। तो याद रखिएगा पूरा का पूरा श्लोक इम्पोर्टेंट है। और यहीं लिख लीजिएगा येन कुर्वन्ति तद वीर्यम, वहीं लिख डालिए येन कुर्वन्ति तद वीर्यम, येन कुर्वन्ति तद द्रव्यम। और ये वीर की परिभाषा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्रिया जिसके द्वारा निष्पन्न होती है उसे वीर कहा जाता है। कोई भी द्रव्य बिना वीर के कुछ भी कर्म नहीं कर सकता, इसीलिए कहते हैं ना सवीरता अवधि समाप्त हो गई, उसकी पोटेंसी समाप्त हो गई तो कोई द्रव्य कार्य कैसे कर पाएगा। ना वीर्यम कुरुते किंचित सर्वा वीर कृता, मतलब बिना वीर के कुछ नहीं हो सकता। अब यहाँ पे वीर्य बता रहे हैं तो वीर्य ही सर्वा, यहाँ वीर्य शक्ति के लिए है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। 8 प्रकार के वीर। अब वीर तो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, आज विपाक हो गया, अगली क्लास में वीर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। नीचे 66 नंबर श्लोक को एक बार मार्क कर लीजिएगा, रसो निपाते द्रव्याणाम, मिला? यस सर। वहां पे द्रव्याणाम के बाद एक लाइन खींचिए, यानी ये पार्ट रस के लिए हो गया। फिर इसके बाद विपाक कर्म निष्ठया, ये किसके लिए हो गया? विपाक के लिए हो गया। फिर इसके बाद जो सेकंड हाफ है, वीर्यम यावत अधिवासात सन्निपात, ये जो है वीर के लिए है। तीनों पे क्वेश्चन पूछा गया है। विपाक कर्म निश्चय किसने कहा है? चरक ने कहा है, रेफरेंस याद रखिए। और अधिवासात वाला वीर के लिए आया है, वो भी याद रखिएगा। ना वीर्यम कुर्ते किंचित सर्वा वीर कृत क्रिया, वो भी याद रखिएगा। तो इस प्रकार से जितना पढ़ाए हैं अगली क्लास में पढ़ के आइएगा, तो हम आपको अष्टविध वीर वगैरह याद कराएंगे। जैसे हमने विपाक के बारे में लिखा है वैसे वीर के बारे में लिखाएंगे आपको। वीर संक्रांति निश्चलकर का है वो बताएंगे, है ना। चक्रपाणी के अनुसार वीर मृदु वीर औषध, मध्यम वीर, तीक्ष्ण वीर औषध। तो हम लोग 4 तोला, 2 तोला, 1 तोला पढ़ते हैं, 1 2 का 4। त्रिविध वीरवाद चक्रपाणी का, षडविध वीरवाद श्रीवत शर्मा जी का, ये सब हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। कर्म वीरवाद, द्रव्य वीरवाद, है ना, अष्टविध वीरवाद, ये सब चीजें हमारे पास हैं, ये हम आपको कल बताएंगे, ठीक है। क्लास मिस मत करिएगा। वैसे शाम को मुश्किल है, परसों क्लास होगी।